स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से हमें डराता भी रहा है और आकर्षित भी करता रहा है। भूत प्रेत। बिल्कुल। लेकिन हम इसे किसी पुरानी हवेली की कहानी या हॉरर फिल्म के नजरिए से नहीं देखेंगे। नहीं, आज का नजरिया बिल्कुल अलग है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे द क्वांटम फिजिक्स ऑफ द सेल्फ एंड द सोल नाम के एक लेख से हैं जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग रोशनी में पेश करता है। हाँ, और वो रोशनी है क्वांटम भौतिकी और अद्वैत वेदांत के दर्शन की। ये तो बहुत ही अनोखा मेल है ना? ये लेख डर और अंधविश्वास से परे जाकर इस धारणा को ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के जो मूलभूत नियम हैं उनसे जोड़ने की एक साहसी कोशिश करता है। तो चलिए फिर इस विचार की गहराई में उतरते हैं। लेख एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव सवाल से शुरू होता है। हाँ, वो सवाल। क्या जिसे हम भूत कहते हैं वो असल में कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि विज्ञान की भाषा में कम आवृत्ति वाला बचा हुआ डेटा हो सकता है, लो फ्रीक्वेंसी रेजिडुअल डेटा। बिल्कुल। और ये सुनते ही पूरा नजरिया बदल जाता है। ये कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक तरह का टेक्निकल ग्लिच जैसा लगता है। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण की जो नींव है वो एक बहुत ही प्राचीन और गहरे सवाल पर टिकी है। मैं कौन हूँ? बिल्कुल, हु एम आई। और यही दार्शनिक सवाल इस पूरी गुत्थी की चाबी है, क्योंकि ये लेख तर्क देता है कि भूत प्रेत की समस्या बाहर नहीं बल्कि चेतना की अपनी पहचान के भ्रम में है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मैं कौन हूं? इस लेख का जो सबसे पहला और जरूरी विचार है वो दृष्टा और दृश्य के बीच के अंतर पर आधारित है। हाँ। यानी देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो। हाँ। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। ये अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। जरा सोचिए, आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आप अपनी भावनाओं को, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, आते जाते देख सकते हैं। आप अपनी विचारों को भी देख सकते हैं, जैसे वो मन के आकाश में बादल की तरह तैर रहे हैं। सही बात है। तो जिस भी चीज को आप देख सकते हैं या जिसके होने के प्रति आप सजग हैं, वो दृश्य है। और जो इन सब को देख रहा है वो शांत स्थिर चेतना, वही असली मैं है। बिल्कुल, वही असली आप है, यानी दृष्टा। मैं वो नहीं हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं बल्कि वो हूं जो उस महसूस करने की प्रक्रिया को देख रहा है। ये तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला विचार है। बिल्कुल। और लेख के अनुसार यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। जैसे जब वो दृष्टा यानी शुद्ध चेतना भूल जाती है कि वो सिर्फ एक साक्षी है और खुद को दृश्य मानने लगती है। जैसे कि ये शरीर, ये मन। हाँ, ये शरीर, ये मन, ये नाम, ये पद, तो वो एक भ्रम में फंस जाती है। लेख में इसे माया का जाल कहा गया है। तो हम अपनी पूरी जिंदगी इसी गलत पहचान के साथ जीते हैं। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब दृश्य हैं, दृष्टा नहीं। अच्छा, तो अगर चेतना खुद को गलती से शरीर समझने लगती है तब तो ये पहचान बहुत गहरी होगी। बहुत ज्यादा। तो फिर इसका क्या होता है जब शरीर ही नहीं रहता? क्या ये पहचान भी खत्म हो जाती है या कहीं अटक जाती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा। इस लेख का तर्क यही है। मृत्यु के समय शरीर, जो कि एक दृश्य है, वो नष्ट हो जाता है। ओके। लेकिन अगर ऊर्जा यानी चेतना अभी भी खुद को उस शरीर और उससे जुड़ी पहचान, उस अहंकार से इतना ज्यादा जोड़कर रखती है तो वो मुक्त नहीं हो पाती। तो वो फंस जाती है। हाँ, उसकी अधूरी इच्छाएं, गुस्सा, लगाव और बाकी जो गहरे संस्कार हैं वो उसे एक लूप में फंसा देते हैं। अच्छा। इसी फंसी हुई, भ्रमित और अपनी असली पहचान भूल चुकी ऊर्जा को स्रोत में प्रेत या भूत कहा गया है। वाह, ये वो अहंकार है जो अपना हार्डवेयर यानी शरीर खो चुका है। हाँ। पर उसका सॉफ्टवेयर उसकी पहचान अभी भी पुराने प्रोग्राम पर ही चल रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। एक आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसी हुई चेतना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और यहाँ से ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यह इस दार्शनिक विचार को सीधे क्वांटम भौतिकी से जोड़ता है। आइंस्टाइन के E=mc² और मैक्स प्लैंक के E=h² का जिक्र है। ये कनेक्शन थोड़ा खिंचा हुआ नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन यहाँ लेखक इन समीकरणों का इस्तेमाल एक रूपक, एक फ्रेमवर्क की तरह कर रहा है। ओके, ये समझाने के लिए कि ऊर्जा कैसे काम करती है। हाँ, और जो बात यहाँ आकर्षक है वो है E=h² की व्याख्या,
ये समीकरण बताता है कि किसी भी चीज की ऊर्जा यानी ई उसकी आवृत्ति यानी कंपन फ्रीक्वेंसी न्यू के सीधे अनुपात में होती है। और आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो ठोस पत्थर हो या हमारे विचार, मौलिक स्तर पर ऊर्जा का एक कंपन ही है। तो इसका मतलब हर चीज वाइब्रेट कर रही है। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये माइक, सब कुछ। और इन वाइब्रेशंस में अच्छे और बुरे का फर्क होता है। इस लेख के मुताबिक हाँ, इसे उच्च और निम्न आवृत्ति में बांटा गया है। अच्छा। उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा को दिव्य कहा गया है, जैसे प्रेम, करुणा, ज्ञान, शांति। ये ऊर्जा हल्की और एक्सपेंसिव होती है। ओके। वहीं दूसरी तरफ बहुत कम आवृत्ति वाली ऊर्जा को जड़ता या प्रेत ऊर्जा बताया गया है। ये भारी होती है, घनी होती है और नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी होती है। जैसे डर, नफरत, लालच। बिल्कुल, डर, नफरत, लालच, अपराध बोध, ये सब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस है। एक मिनट, लेख में एक शब्द है अशांत तरंग या डिस्टर्ब्ड वेव फॉर्म। ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है। हाँ। क्या स्रोत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यह कोई भौतिक तरंग है जिसे हम माप सकते हैं, या ये सिर्फ एक मेटाफर है? ये एक बेहतरीन सवाल है। लेखक का तर्क है कि ये मेटाफर से ज्यादा है। सोचिए, जब कोई ऊर्जा द्रव्यमान m से तो मुक्त हो जाती है, यानी उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। हाँ, पर उसकी आवृत्ति न्यू नकारात्मक संस्कारों के कारण बहुत कम रह जाती है, तो वो एक अशांत तरंग बन जाती है। तो वो न इधर की है ना उधर की। बिल्कुल, वो न तो पूरी तरह पदार्थ की दुनिया में है और न ही शुद्ध ऊर्जा के रूप में मुक्त है। वो बीच के एक लिम्बो में फंसी हुई है, एक तरह का रेजिड्यूअल डेटा, जैसा कि आपने शुरू में कहा था। एक सिग्नल जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो भूतों की पूरी अवधारणा को एक क्वांटम मॉडल में फिट करने जैसा है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, चूहा सिद्धांत। हाँ, द रैट प्रिंसिपल। ये क्या है? ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। कल्पना कीजिए कि एक चूहा किसी भूल भुलैया में फंसा है और आप उसे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है। चूहे के लिए, जो सिर्फ भूल भुलैया की दीवारों को देख सकता है, आपका अस्तित्व उसकी समझ से परे है। अगर आप भूल भुलैया में पनीर का टुकड़ा रख दें तो चूहे के लिए ये जादू है, और अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करें तो आप एक भयानक खतरा है। सही बात है। वो ये समझ नहीं सकता कि एक तीसरा आयाम भी है। बिल्कुल, वो ये नहीं जान सकता कि एक 3D दुनिया मौजूद है जहां से आप सब कुछ देख रहे हैं और जो उसकी 2 आयामी दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। और इस लेख का तर्क है कि हमारी हालत भी उस चूहे जैसी ही है। हमारी 5 इंद्रियां हमें एक बहुत सीमित रियलिटी दिखाती हैं। बिल्कुल, हम एक 3D दुनिया में रहते हैं और सिर्फ एक निश्चित फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ही देख और सुन सकते हैं। जैसे हम एक्सरे नहीं देख सकते, ना एक्सरे, ना इंफ्रारेड। इस लेख का तर्क है कि हमारे आसपास कई सूक्ष्म आयाम, मतलब सटल डायमेंशंस हो सकते हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। हाँ, लेकिन हमारे उपकरण, हमारे आंखें और कान उन्हें पकड़ने के लिए ट्यून नहीं है। तो ये जो प्रेत ऊर्जा है, जैसा इसे कहा गया है, वो उस चूहे की तरह है, अपने ही बनाए हुए डर और सीमाओं की भूल भुलैया में फंसी हुई है। हाँ, लेखक का तर्क यही है। ये ऊर्जा सर्वाइवल मोड में फंसी हुई है, जिसे रैट माइंड कहा गया है। रैट माइंड? ये सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है या अपने डर से भाग रही है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस थ्योरी के अनुसार वे हमसे डरते हैं। वो हमसे डरते हैं? ये तो उल्टा है। हाँ, क्योंकि हम एक भौतिक शरीर में हैं और ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं, और इसी डर की वजह से वे हमें डराने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक डरा हुआ जानवर कोने में फंस जाने पर आक्रामक हो जाता है। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। जिसे हम डरावना मानते हैं वो शायद खुद डरा हुआ है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर ये सब ऊर्जा और आवृत्ति का खेल है, तो इससे अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है? क्या कोई मंत्र या पूजा पाठ की बात की गई है? यहाँ ये विश्लेषण पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आध्यात्मिक विज्ञान की बात करता है। ओके। लेखक का कहना है कि डर हमेशा दूसरे के होने से पैदा होता है। The other। दूसरा, हाँ। जब तक आपको लगता है कि आपके अलावा कोई और भी है, चाहे वो इंसान हो या भूत, तब तक डर की गुंजाइश बनी रहती है। द्वैत ही डर की जड़ है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा दार्शनिक विचार है। आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका समाधान मैं कौन हूं के सवाल से कैसे जुड़ा है? जब कोई व्यक्ति लगातार आत्मचिंतन के जरिए मैं कौन हूं के बोध में टिक जाता है, तो उसे ये एहसास होता है कि वो ये शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। वही दृष्टा।
हाँ, वही दृष्टा। इस बोध में टिकने से उसकी अपनी ऊर्जा की आवृत्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है अपने आप। हाँ, वो डर और नफरत जैसी निम्न आवृत्तियों से ऊपर उठकर शांति और प्रेम की उच्च आवृत्तियों में स्थित हो जाता है। ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना का एक स्वाभाविक विकास है। तो ये एक तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना है, जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पे ट्यून करना। बिल्कुल सही उदाहरण है। ताकि आपको सिर्फ साफ संगीत सुनाई दे, न कि शोर। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, इस थ्योरी के अनुसार जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जाएं आपके पास टिक ही नहीं सकती। वो आपके पास आ ही नहीं सकती। वे आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता। तो सुरक्षा बाहर से नहीं आती? नहीं, वो आपके अपने भीतर से, आपकी अपनी चेतना के स्तर से पैदा होती है। आपको किसी बाहरी चीज से खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अब आते हैं उस दूसरे समीकरण पर, E = mc²। स्रोत इसे भी आध्यात्मिकता से जोड़ता है, जो बहुत ही अनोखा है। ये बहुत दिलचस्प व्याख्या है। आइंस्टीन तो भौतिक जगत की बात कर रहे थे। स्रोत इस समीकरण को चेतना और अहंकार पर लागू करने के लिए क्या आधार देता है? ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये एक आध्यात्मिक व्याख्या है, कोई वैज्ञानिक दावा नहीं। ठीक है। आइंस्टाइन का समीकरण कहता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान यानी मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। इस लेख में इसकी एक प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। यहाँ m यानी मास को अहंकार का प्रतीक माना गया है। अहंकार मतलब वो भारीपन, वो जड़ता। हाँ, वो पहचान जिससे हम चिपके रहते हैं। और E यानी एनर्जी को मन या चेतना का प्रतीक माना गया है। तो समीकरण का मतलब हुआ कि अहंकार ही ऊर्जा में बदल सकता है। ये कैसे होता है? और c² यानी प्रकाश की गति के वर्ग का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ c² को शुद्ध ज्ञान या परम सत्य के प्रकाश का प्रतीक माना गया है। अच्छा। तो समीकरण की व्याख्या कुछ इस तरह है। जब आपका मन, एनर्जी, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश c² में अपने अहंकार यानी मास के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह से छोड़ देता है तो वो अजय हो जाता है। मतलब वो शुद्ध असीम ऊर्जा में बदल जाता है। बिल्कुल, ये मुक्ति की अवस्था है। उस अवस्था में चेतना की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और उसकी आवृत्ति इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई दूसरी नकारात्मक या निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा उसे प्रभावित कर ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें भूत प्रेत की डरावनी कहानियों से निकालकर चेतना, ऊर्जा और आत्मज्ञान के एक बहुत ही गहरे सवाल तक ले जाता है। मुख्य बात यह है कि जिसे हम भूत कहते हैं वो शायद कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि कम आवृत्ति वाली ऊर्जा है जो अपनी असलियत भूल चुकी है। एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी में फंसी हुई है। हाँ। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि भूत का होना या न होना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है फिर? जरूरी ये है कि आप कौन हैं। अगर आप खुद को एक सीमित, डरा हुआ शरीर मानते हैं तो आपको हर चीज से डर लगेगा। सही बात है। लेकिन अगर आप खुद को उस असीमित चेतना के रूप में जानते हैं जो शरीर को अनुभव कर रही है, तो डर का कोई कारण ही नहीं बचता। इस लेख का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई दूसरा बचता ही नहीं है, न इंसान न प्रेत। अद्वैत का यही सार है। हाँ, अद्वैत यानी दो का ना होना। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत एक अंतिम विचार के साथ हमें छोड़ता है, जागिए और उस चेतना को पहचानिए जो कभी नहीं मरती। शायद असली रहस्य अंधेरे कोनों में भूतों को खोजना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस शाश्वत प्रकाशमान चेतना को खोजना है। बिल्कुल। अगर वो मिल जाए तो शायद बाकी सारे रहस्य खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ये थ्योरी सही है तो हम जिसे भूत कहते हैं वो सिर्फ मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। मतलब? कई लोग जीते जी भी एक रैट माइंड में, डर और अधूरी इच्छाओं की निम्न आवृत्ति में फंसे रहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। शायद असली चुनौती मृत्यु के बाद भटकने से बचना नहीं, बल्कि जीते जी जाग जाना है।